Hello everyone, welcome to the Daily Hindu Analysis. We've been doing this from the 25th of June. In case you're watching it, like you've just started watching it, please make sure that you're watching the previous videos so that all your current affairs are getting ready, right? In case you're preparing for the CLAT examination, your newspaper session will be ultimately important for your a lot of legal questions. Complete GK coverage will be there. This is gonna be helpful in your passages that you get in your language and the CR section. If you're preparing for the IB-MAT examination, your personal interview plays a very vital role, as all of us know. Like if you're preparing for the IB-MAT Indore exam, 35% weightage is given to your interviews, right? So this will be very crucial for your interview stage. And thirdly, if you're preparing for the CUT examination, this will be of use if you have general test as one of your papers, because it has current affairs and static GK as one of its most important part, right? So without wasting any time, also in case you want the PDF of the session, you can install our app. It's available on both App Store and Play Store. App Store पे you go and search My Institute. उसके बाद there would be this section wherein they would ask you the organization code. The organization code is IRAVU. प्ले स्टोर के पे तो आप डायरेक्टली जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हो. चलो पहली न्यूज़ पे आते हैं. तो न्यूज़ सेज ट्रम्प्स 25% टैरिफ एंड पेनाल्टी सेट टू हिट इंडिया. अब देखो क्या है, इसको हम पहले से कवर करते आ रहे हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं. देखो आपस में ना बहुत सारे कंट्रीज आपस में ट्रेड करते रहते हैं. आपस में कंट्रीज क्या करते हैं, ट्रेड करते रहते हैं. तो लेट्स से दिस इज यूएस, है ना, एंड दिस इज इंडिया. दिस इंडिया. नाउ इंडिया वुड बी सेंडिंग अ लॉट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू यूएस, एंड द वाइस वर्सा वुड आल्सो बी हैपनिंग. सो यूएस वुड आल्सो बी सेंडिंग अस सम गुड्स एंड सर्विसेज. तो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कभी कभी क्या करते हैं, कुछ टैक्सेस लगा देते हैं, बैरियर्स लगा देते हैं. मान लीजिए अब इंडिया में भी फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और यूएस में भी फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मोबाइल फ़ोन्स, है ना. तो अब हम ये चाहते हैं कि इंडिया की लोकल इंडस्ट्रीज़ भी फ़ोन मैन्युफैक्चर करें. ये मैन्युफैक्चरिंग विल ओनली बी पॉसिबल जब उस फ़ोन का डिमांड हो. डिमांड क्रिएट करने के लिए अब यूएस से भी फ़ोन्स आ रहे हैं. नाउ कंज्यूमर विल से दैट मुझे तो बेटर चीज़ चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज़ मेड इन इंडिया और मेड इन यूएस. तो हमें अपनी फ़ोन इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से आने वाली चीज़ों पे कुछ बैरियर्स लगाने पड़ते हैं, जिस वजह से हमारी लोकल इंडस्ट्री भी सर्वाइव कर सके. नाउ योर बैरियर्स कैन बी ऑफ टू फॉर्म्स. या तो आप लगा दोगे ट्रेड टैरिफ बैरियर, या फिर आप लगाओगे नॉन टैरिफ बैरियर. टैरिफ मतलब होता है टैक्स. तो लेट्स से यूएस से कोई चीज़ आई तो आपने उस पर टैक्स लगा दिया. मान लो 50 रुपये का चीज़ आया, नॉट गेटिंग इनटू डॉलर्स, 50 रुपये की चीज़ आई. अब इंडिया में वो चीज़ 70 रुपये की बनती है, तो आपने इस पर 20 रुपये टैक्स लगा दिया. अब 70 का ये भी हो गया, 70 का इंडिया का प्रोडक्ट भी हो गया. अब इंडिया के प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस बढ़ गए. नहीं तो 50 वाली चीज़ आती तो काम खत्म था. इसीलिए आप देखोगे इंडिया यूएस डील में हम जो मिल्क यूएस से आ रहा है उसको धीरे धीरे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इट इज एस्टिमेटेड दैट इफ यूएस स्टार्ट्स इंपोर्टिंग मिल्क इनटू इंडिया, द इंडियन फार्मर्स माइट फेस अ लॉस ऑफ अराउंड 2 लाख करोड़ रुपीज़. तो एक तो हो गया टैरिफ बैरियर कि भाई टैक्स लगा दो, बढ़ा दो. और कभी कभी क्या होता है, हम नॉन टैरिफ बैरियर लगा देते हैं, जिसमें हम टैक्स के अलावा बहुत सारी चीज़ों पे कहते हैं कि भाई हमें इसलिए नहीं चाहिए. अब जैसे इंडिया है, यूएस मिल्क को इसलिए इंपोर्ट नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि जो तुम्हारा मिल्क है दैट इज नॉन वेज मिल्क. नॉन वेज मिल्क मतलब जो तुम्हारे कैटल्स मिल्क प्रोड्यूस करती है उनको तुम नॉन वेज फीड कराते हो, उनको कुछ ऐसे कैप्सूल्स देते हो जो दूसरे एनिमल्स के ब्लड से बने होते हैं. तो ये होता है नॉन टैरिफ बैरियर. मतलब बेसिकली सामान आने से रोकना है. अब चाहे टैक्स लगा के रोको, चाहे नॉन टैक्स कोई दूसरा वे ढूंढ लो. जैसे मान लो नाइकी का शू बहुत सारे कंट्रीज ने इंपोर्ट करने से मना कर दिया था, यूएस लेने से मना कर दिए थे. क्यों? यूएस कह रहा था नाइकी जो कॉटन यूज़ करता है वो जिनजियांग में बनती है. जिनजियांग चाइना का ये वाला प्रोविंस, यहाँ पे रहते हैं यूगुर मुस्लिम्स. अब ये अमेरिका का कहना था कि चाइना यूगुर मुस्लिम्स को ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है, इनको मारता पीटता है. तो और ये जो कॉटन नाइकी सोर्स कर रहा है दैट इज गेटिंग सोर्स फ्रॉम यूगुर मुस्लिम्स ओनली. तो नाइकी का भी स्टॉक नीचे गिर गया था. दिस इज कॉल्ड एज नॉन टैरिफ बैरियर. फिर एक होता है टैरिफ बैरियर. अब यूएस कह रहा है कि जो इंडिया से आने वाले प्रोडक्ट्स हैं यूएस में, हम इस पर क्या देंगे, 25% रेट बैरियर, 25% टैरिफ. मतलब जो भी रेट होगा उस पर 25% हम रेट टैक्स लगा देंगे. अब जैसे ही वो 25% टैरिफ लगाएगा, 100% वो जो हम यहाँ से अपने वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे थे, सामान एक्सपोर्ट कर रहे थे यूएस में, अब अगर मान लो 100 रुपये का वो यूएस में जा रहा था, 25% टैरिफ लगा तो अभी सामान हो गया 125 का. अब 125 का होते ही वो यूएस में महंगा हो गया, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, है ना. एक चीज़ और याद रखो, इंडिया और यूएस का जो ट्रेड होता है, इसमें इंडिया इज ट्रेड सरप्लस which means India is able to sell more goods and services to US rather than US selling us India. चाइना के साथ वी आर ट्रेड डेफिसिट. तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि इंडिया से आने वाले गुड्स पे हम क्या लगाएंगे, 25%, जिस वजह से इंडिया से जाने वाले एक्सपोर्ट्स यूएस में
महंगे हो जाएंगे, 100 से 125 के हो जाएंगे, और यूएस में उन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी। अब प्रोडक्ट्स की डिमांड अगर यूएस में कम होगी तो यहाँ पे उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी, और हमें पता है अगर मैन्युफैक्चर डिमांड इन्वेस्टमेंट कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगी तो इंप्लॉयमेंट कम होगा, इंप्लॉयमेंट कम होगी तो इनकम कम होगी, और इनकम कम होगी तो सेविंग्स कम होगी, और सेविंग्स कम होगी तो वापस इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, तो हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट साइकिल गड़बड़ा जाएगी। तो हमारे जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको लॉस फील होगा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लॉस उनको होगा। तो इस वजह से अभी 1 अगस्त कल लगेगी, और ये टैरिफ बैरियर्स भी इंडिया पे इम्पोज हो जाएंगे, ये टैरिफ बैरियर्स भी इंडिया पे इम्पोज हो जाएंगे फ्रॉम 1 अगस्त। आगे इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है वील सी, आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा मैं उस चीज़ को आई ट्राई मेक श्योर दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू वेल। बट अभी तो याद रखो कि टैरिफ बैरियर्स होते हैं और नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, जिसमें यूएस ने हम पे टैरिफ बैरियर लगाए। टैरिफ बैरियर लगाने से इंडिया से जाने वाले जो एक्सपोर्ट्स हैं जो यूएस इंपोर्ट करेगा वो महंगे हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो इंडिया में उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इंडिया में प्रोडक्शन कम होगा तो इंप्लॉयमेंट कम होगी, इंप्लॉयमेंट कम होगा तो इनकम कम होगी, सेविंग्स कम होगी। इसलिए बोला जा रहा है अब ये इस स्टेप से इंडिया में बहुत सारी जॉब लॉस होने वाली है, क्योंकि भाई फैक्ट्री पहले 100 बना रही थी, अमेरिका में 100 रुपये का बिकता था, अभी अमेरिका में 150 का हो गया। तो अब फैक्ट्री शायद 100 का प्रोडक्शन ना करके 50 का प्रोडक्शन कम करेगी, 50 प्रोड्यूस करेगी, 50 प्रोड्यूस करेगी तो इंप्लॉयमेंट अपने आप कम हो जाएगी, वर्कफोर्स जो उसको रिक्वायर्ड अपने आप कम हो जाएगी। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। अब देखो ये सब सवाल इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकता है, राइट। पैसेज दे देगा, वहाँ टैरिफ बैरियर लिख देगा, नॉन टैरिफ बैरियर लिख देगा, कैसे समझोगे? पढ़ के जाओगे, समझ के जाओगे तो यू विल बी क्लोजर टू द आंसर, राइट। चलो, तो व्हाट अ डे ऑफ 30th July, let us start. So the first news is about India launches NASA ISRO Earth Observation Satellite. Earth Observation Satellites क्या होती हैं? देखिए ना, हमें कभी कभार अर्थ की स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ता है। चलो अर्थ है तो हम अर्थ से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, और फिर ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है और अर्थ के अलग अलग इमेजेस लेती रहती है। अब इमेजेस जब लेती है अर्थ के तो हमें इससे बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं। हम अपना वेदर प्रिडिक्ट कर पाते हैं, हम अपना क्रॉप प्रोडक्शन कर पाते हैं प्रिडिक्ट। आपने जीपीएस का नाम सुना होगा, मतलब हम नेविगेशन कर पाते हैं इन्हीं फोटोज़ की वजह से। अच्छा, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह चीज़ों का इसी वजह से पॉसिबल हो पाता है ना। अब किस कंट्री में कितने फॉरेस्ट हैं ये सारी चीज़ें देख पाते हैं। अरे यार यहाँ लेट्स से वेस्ट इंडीज में कोई मैच हो रहा है तो ये सैटेलाइट पे जाएगा और ये फिर इसको सिग्नल देके इंडिया में टेलीकास्ट करा देगी, राइट। तो इसी को बोलते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट्स कैन हैव डिफरेंट पर्पसेज, राइट। बट अर्थ ऑब्जर्वेशन मतलब अर्थ को ऑब्जर्व कर रही है और हमें मल्टीपल चीज़ों में हेल्प करती है, राइट। अब एक निसार नाम की सैटेलाइट लॉन्च हुई है। दिस इज अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ नासा विच इज एन अमेरिकन स्पेस एजेंसी प्लस इसरो विच इज इंडिया स्पेस एजेंसी हेडक्वार्टर्ड इन बैंगलोर। ये नासा और इसरो का पहला जॉइंट वेंचर है। नाउ दिस निसार इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिमिलर टू दिस। और क्या याद रखना है, एक चीज़ याद रखो, हमेशा सैटेलाइट्स जो होती है ना वो ईस्टर्न कोस्ट से लॉन्च होती है। ये निसार सैटेलाइट भी लॉन्च हुई है सतीश धवन स्पेस लॉन्चिंग, सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर। अब ये हमेशा ईस्टर्न कोस्ट पे क्यों है? देखो मान लो आपने शायद ज्योग्राफी में एक चीज़ पढ़ी हो, कोरियोलिस फोर्स। जो कोरियोलिस फोर्स होती है ये नदर्न हेमिस्फेयर में हमेशा राइट साइड को लगती है इस तरीके से, और जो सदर्न हेमिस्फेयर होता है अर्थ का, देखो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ये इधर, ये कोरियोलिस फोर्स राइट हैंड में लगेगी, और जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ इस तरीके से लगती है। तो अब हमें तो फोर्स चाहिए ना, हमें लॉन्चिंग करनी है, तो क्योंकि फोर्स इस तरीके से लग रही है तो हम इसको ईस्टर्न कोस्ट पे रखेंगे। अब बोलोगे वेस्ट पे भी तो रख सकते हैं, फोर्स लगेगी। मान लो यार कोई प्रॉब्लम हो जाए, है ना, सैटेलाइट लॉन्चिंग में, तो सैटेलाइट गिर के कहाँ गिर जाएगी? मेनलैंड इंडिया में, तो डिस्ट्रक्शन होगा। अच्छा, इधर से लॉन्चिंग गिरेगी भी तो कहाँ गिरेगी? बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतनी प्रॉब्लम तो नहीं है बेसिकली मेनलैंड इंडिया जितनी गिरे तो दैट इज वाई लॉन्चिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट। एक तो कोरियोलिस फोर्स की हेल्प मिल जाती है, दूसरा अगर कोई प्रॉब्लम आया तो बे ऑफ बंगाल में गिरेगा। इसीलिए आप देखोगे जो सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर है इंडिया का, इट इज़ ऑल्सो बेस्ड इन आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा इज द नेम ऑफ द प्लेस, श्रीहरिकोटा, एंड इट इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। इतना याद रखो, इससे ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है हमारे एग्जाम के लेवल पे कि निसार क्या है। ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ नासा प्लस इसरो, राइट, एंड वाज लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर विच इज एट श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। इससे ज़्यादा डिटेल पढ़ने की हमारे एग्जाम के लेवल पे ज़रूरत नहीं है। चलो, मैंने आपको सैटेलाइट का यूज़ भी बता दिया है ना, मल्टीपल यूजेस होते हैं। यू कैन रीड दिस इफ यू वांट टू। अच्छा, इसमें एल बैंड है, एस बैंड है, उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाना। एल बैंड हैज बीन मेड बाय द यूएस एंड एस बैंड हैज बीन मेड बाय द इंडियन, राइट, इंडिया इसरो। एस बैंड इज फॉर शॉर्टर वेवलेंथ, एल बैंड इज फॉर द लॉन्गर वेवलेंथ। हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना बिकॉज हमसे साइंस टेक कितने सवाल पूछता है नहीं। अच्छा, दूसरा न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ा भरतनाट्यम के बारे में समझ लो। याद रखो भरतनाट्यम वॉज लाइक स्टार्टेड फ्रॉम तमिलनाडु, एक सोलो डांस है, राइट। और अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है जिसमें हमारे ये जो एविट पेरेरा जी हैं, रेमोना एविट पेरेरा,
इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मैंगलोर में। मैंगलोर की स्टूडेंट है, जिसमें ये लगभग 170 आवर्स 170 घंटे लगातार भरतनाट्यम करती रही और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अब सवाल आ गया यार 170 घंटे कैसे पॉसिबल है संकल्प, 170 घंटे कैसे डांस कर लिया। यार देखो 3-3 घंटे पे इनको 15-15 मिनट का ब्रेक दिया गया, और उस 15 मिनट के दौरान बहुत सारे डॉक्टर्स और एम्बुलेंस और ये सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ इनको अवेल कराएगी, जिसमें हम ये चेक करते रहे कि कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। तो 170 घंटे इन्होंने डांस किया। आप इनका नाम याद रखेंगे, रेमोना एविट परेरा। इन्होंने 170 घंटे भरतनाट्यम किया। भरतनाट्यम इज अ क्लासिकल वन ऑफ द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम तमिलनाडु, राइट। दैट इज इट। इफ यू वांट टू रीड द डिटेल्स यू कैन रीड दिस। उतना हमें पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तंजौर नाम के शहर से फेमस हुआ डांस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज तंजौर नाट्यम। जस्ट रिमेंबर इट ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु, वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। Pereira has launched the world record, has broken the world record. She danced for around 170 hours and she's from Mangalore. Mangalore is in Karnataka. काजीरंगा टाइगर रिजर्व, इसे देखो इतना इसका जो न्यूज़ है उसमें नहीं जाना। न्यूज़ कह रहा है कि इस थर्ड हाईएस्ट डेंसिटी वाला प्लेस है। मैंने आपको कल आपका इंटरनेशनल टाइगर डे था, मैंने आपको टाइगर पे बहुत डिटेल से चीज़ें बताई थी। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन बताया था, नहीं याद है तो देख लो जाके, राइट। मैंने आपको बताया था दुनिया में 13 कंट्रीज में टाइगर मिलता है। इंडिया इज द ओनली कंट्री में टाइगर एंड लायन बोथ एग्जिस्ट। इंडिया में टाइगर आपको पैन इंडिया मिल जाएगा, शिवालिक फुटहिल्स में मिल जाएगा, कर्नाटका में मिल जाएगा, उत्तराखंड में मिल जाएगा, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में मिल जाएगा, राइट। काजीरंगा नेशनल पार्क इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ व्हाट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। यूनेस्को की एक लिस्ट आती है, आप बस याद रखो काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन असम। थर्ड हाईएस्ट डेंसिटी है, ये सब याद करने का जरूरत नहीं है। इंडिया इज द टाइगर कैपिटल। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था, इसको याद रखोगे। कुछ कुछ फैक्ट्स याद रखोगे, इससे ज़्यादा याद नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा याद करने का इंपॉर्टेंस भी नहीं है। देखिए सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी, मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में कितने ज़्यादा टाइगर। सबसे ज़्यादा बांदीपुर टाइगर रिजर्व में, विच इज इन कर्नाटका। सेकंड इज और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व विच इज इन उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ दिस कंट्री, एंड काजीरंगा टाइगर रिजर्व विच इज इन असम, राइट, एज अ थर्ड हाईएस्ट डेंसिटी। चलो दिस इज द काजीरंगा टाइगर रिजर्व। रिवर ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलती है। चलो, एंड रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर टिबेट, देन गोज इनटू लद्दाख। लद्दाख रीजन इधर इधर तो जाता ही है, सॉरी इंडस। तो ब्रह्मपुत्र आपका ओरिजिनेट होगा, फिर धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश से असम होते हुए ज्वाइन कर जाएगा। चलो, नाउ अबाउट द बारबाडोस थ्रेड स्नेक। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, दुनिया का सबसे छोटा सांप बोला जा रहा है इसको, थ्रेड स्नेक को। 2006 में लास्ट मिला था, हम ये मान के चले थे नाउ दिस इज नॉट नो लॉन्गर अवेलेबल, ये एक्सटेंट हो चुका है, मिलेगा नहीं। बट रिसेंटली ये मिला हमें, कहाँ मिला, बारबाडोस में। वेयर इज बारबाडोस? बारबाडोस इज वन ऑफ द आइलैंड सिटीज ऑफ वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज की जो क्रिकेट खेलती है उसमें 11 नेशन है, जमैका है, किंगस्टन है, बहुत सारे हैं, उसमें एक बारबाडोस है। बारबाडोस में ही हमें दुनिया का सबसे छोटा सांप मिला है। आप इसको देखोगे ये सिक्के से भी छोटा है, ये सिक्के से भी छोटा है। इसकी खास बात ये है कि सिर्फ जिंदगी में एक ही बार एग ले करता है, तो ये एक ही बच्चा प्रोड्यूस कर सकता है। अगर वो एग सर्वाइव कर गया तो दिस इज वेरी रेयर, और हम मान के चल रहे थे एक्सटेंक्ट हो गया, बट वापस हमें मिला है। अ गुड थिंग। जस्ट रिमेंबर दैट द बारबाडोस थ्रेड स्नेक इज द स्मॉलेस्ट स्नेक ऑफ द वर्ल्ड। स्मॉलेस्ट स्नेक है, सिक्के से भी छोटा है। देख लो सिक्के में फिट हो गया। लाइफ में एक बार एग ले करता है, राइट। चलो, एंड दिस इज इट फीड्स ऑन इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स वगैरह पे फीड करता है। चलो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आईयूसीएन में। इसके बाद एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि। इसमें यार देखो ना, ये दिस इज एन एक्सरसाइज विच वाज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी ओनली। तो इसमें कोई फॉरेन की कंट्री एडेड नहीं है। हम एक्सरसाइज मल्टीपल जैसे जैसे न्यूज़ में आती है पढ़ते रहते हैं। तो एक्सरसाइज दिव्य जो आपका दिव्य दृष्टि है, ये आपकी इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया, एंड इट वॉज कंडक्टेड इन सिक्किम। सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक, फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम गॉट बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया इन 1976, याद रखो। और थर्ड, सिक्किम इज लैंडलॉक्ड, राइट। दैट इज इट। और एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि इंडियन आर्मी ने करी, एंड इट वाज इन सिक्किम। फिर कामचाटका पेनिनसुला में क्या हुआ है? कामचाटका पेनिनसुला क्या हुआ है? यहाँ पे एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है। मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में बात की है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि पैसिफिक ओशन के पास बहुत सारी प्लेट्स हैं जो आज भी कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज होती रहती हैं, जिस वजह से वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो ये जो आपका कामचाटका पेनिनसुला है, दिस इज इन फार ईस्ट रशिया। रशिया का पार्ट है, रशिया ये पूरा है, रशिया का फार ईस्ट, रशिया का ईस्ट, फार ईस्ट, ईस्ट में बहुत फार। तो वहाँ पे वापस एक 8.8 मैग्नीट्यूड का। अच्छा, ये जो आपके अर्थक्वेक्स होते हैं इसको मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पे। किस पे मेजर करते हैं? रिक्टर स्केल पे। तो रिक्टर स्केल पे 8.8 मैग्नीट्यूड का ये आया आपका अर्थक्वेक, और दिस वाज अ वेरी वेरी इंटेंस अर्थक्वेक। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आया है, ये याद रखो। इसके बाद कामचाटका पेनिनसुला किसका पार्ट है? रशिया का पार्ट है, रशिया के फार ईस्ट का पार्ट है। इट इज़ नियर द कुरिल आइलैंड्स। कौन से आइलैंड्स के पास है? कुरिल आइलैंड्स। आप में से बहुत लोग शायद कुरिल आइलैंड्स के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कुरिल आइलैंड्स डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं। जैसे कश्मीर इज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कुरिल आइलैंड इज डिस्प्यूटेड बिटवीन, इज अ डिस्प्यूट बिटवीन जापान एंड रशिया, इज अ डिस्प्यूट बिटवीन जापान एंड रशिया। तो कुरिल आइलैंड्स याद रखेंगे। ये अर्थक्वेक आया है कामचाटका पेनिनसुला में, ये याद रखेंगे। कामचाटका पेनिनसुला इज अ पार्ट ऑफ रशिया, ये याद रखेंगे। और इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा आप रिटेन भी नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको और चीज़ें भी करनी होती हैं। तो ये आपके कुरिल आइलैंड्स हैं, ये आपके कामचाटका पेनिनसुला में आया अर्थक्वेक।
ये देखो काम चाट का पेनिनसुला में क्या है, अर्थक्वेक पार्ट किसका है, रशिया का। और ये जो कुरिल आइलैंड्स हैं, ये कुरिल आइलैंड्स हैं, ये डिस्प्यूट है किसके बीच में, जापान और रशिया के बीच में। तो कुरिल आइलैंड इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुरिल आइलैंड याद रखेंगे, एग्जाम्स में कई बार आया हुआ है। अच्छा नाउ दिस इज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। मैंने आपको बोला ना पैसिफिक ओशन के आसपास अर्थक्वेक्स आते रहते हैं क्योंकि प्लेट्स जो हैं आपकी कन्वर्ज और डाइवर्ज होती रहती हैं, विच इज द कॉल्ड एज द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल आपके अभी लेवल के हिसाब से। सो दिस इज योर पैसिफिक ओशन, इसमें आती रहती हैं आपकी अर्थक्वेक्स। अभी आपने देखा होगा एक फिलीपाइंस में भी आया था अर्थक्वेक, है ना, परसों नरसों की बात है, तभी मैंने आपको बताया था, तभी बताया था मैंने आपको रिंग ऑफ फायर। तो दिस इज कॉल्ड एज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्योंकि इसमें हमेशा कोई ना कोई वॉल्केनिक करप्शन होती रहती है, तो आग निकलती रहती है। दैट इज वाइट इज कॉल्ड एज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। प्लीज रिमेंबर दिस हैज आल्सो बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो कामचाटका इज लोकेटेड ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, अ मेजर सीस्मिक जोन। सीस्मिक जोन मतलब ऐसी जोन जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत प्रोबेबल होते हैं। चलो, तो जस्ट रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, डोंट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर नाउ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और इतना ही इंपॉर्टेंट था। जो भी मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर जॉटिंग डाउन दोज थिंग्स, रिवाइजिंग देम वेल, बिकॉज इतनी बड़ी बड़ी पीडीएफ याद नहीं कर पाओगे। मैं आपको बताता हूँ, वो थोड़ा बहुत होता है, लगभग आधे एक पेज का कंटेंट होता है, उसको याद करोगे तो एग्जाम से पहले वो भी लगभग 100 पेज के आसपास हो जाएगा, 100-200 पेज, उतना ही रिवाइज करके जाओ। यू विल बी मच मच ahead of the competition. I am telling you with utmost honesty and with the last 3-4 years of experience. If you're preparing for CLAT, CVT and IBMAT, and if you want full-fledged courses, if you want that I should be teaching you certain subjects or faculties who are much much better than me here, if you want them to be like, if you want yourself to be taught by them, you should give us a call on the number given in the description, or you can directly go and install our app. It's available on both App Store and Play Store. App Store पे जाओगे तो organization code डालोगे इराबू. For now, thank you so much. I'll probably meet you tomorrow now. Thank you so much and I hope you've been watching these videos. If you just started watching this video या आज आपको ये वीडियो मिला है, आजकल में कभी मिल रहा है, तो आप प्लीज़ कोशिश करें कि पीछे के जाके बैकलॉग खत्म कर लो। 20-22 वीडियोस हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2x पे देखो, अपने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाओ और मुझे बताना कितने कॉन्फिडेंट अब आप हो। थैंक यू सो मच, आई सी यू टुमारो नाउ, बाय।